स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 6 है हिंदी शिक्षण। इसमें से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 में हमने 1 से 25 तक की क्वेश्चनों को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 2 को। प्रश्न नंबर 26 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की बात की जाए तो जो समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें आप पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द पूछा है। यश का पर्यायवाची शब्द कई सारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कीर्ति, प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रसिद्धि और शोहरत। ये है यश के पर्यायवाची। जबकि अगर बात की जाए भास्कर के पर्यायवाची तो इसका है भानु, दिनकर, दिवाकर, अरुण, रवि, सूर्य। ये सभी हैं भास्कर के पर्यायवाची। तो इस तरह से ये समान अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, तुकांत शब्द क्या है। अगर बात की जाए तुकांत शब्द की तो काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। यहाँ उदाहरण में जैसे दिया हुआ है रुष्ट, ठीक है, पुष्ट, दुष्ट, इनमें देखिए कितनी एक रूपता पाई जा रही है। झोंक, पोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा, ठीक है, इनमें कितनी ज़्यादा तुकांतता देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, इनमें अंतर रहता है, यानी ये कह सकते हैं तुकांत शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है। अगर हम बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द की तो यहाँ पर दिया है, भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि जब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या है, कोई जो विस्तृत चीज़ है उसको आप संक्षिप्त रूप में कह देते हैं। बड़ी चीज़ को छोटे शब्दों में या एक अर्थ में आप प्रकट कर दें उस चीज़ को, वही है आपका अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जिसने विवाह ना किया हो तो इसके लिए अविवाहिता हो जाएगा। ठीक है, अविवाहिता बोलेंगे तब भी इसका अर्थ यही होगा कि जिसने विवाह ना किया हो। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे आप अनुपम कहेंगे, या फिर अगर आप कह दें अनुपम तो इसका अर्थ हो गया जिसकी कोई उपमा ना हो। इस तरह से कई सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इसका प्रयोग हम वाक्य को लिखते समय, पढ़ते समय करते हैं। ठीक है, हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः 11 प्रकार यहाँ पर दिए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि विराम चिन्हों की कोई सीमा नहीं है। विराम चिन्ह कई प्रकार से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 11 बताए गए हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख हिंदी के विराम चिन्हों की तो पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आ जाएगा, अर्ध विराम सेमीकोलन आ जाएगा, अल्प विराम कॉमा आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक यानी डैश चिन्ह हो जाएगा, योजक यानी हाइफन हो जाएगा, विवरण चिन्ह यानी कॉलन डैश हो जाएगा, कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स हो जाएंगे। ठीक है, हंस पद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी होता है, समतामूलक चिन्ह होता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। लास्ट में लाघव चिन्ह यानी जो आपका संक्षिप्त चिन्ह होता है, ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हिंदी के अंतर्गत कई सारे विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 11 ना लिख करके आप नाम ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, संघर्षी किसे कहते हैं या स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में। संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और शी की आवाज़ होती है, यथा खा, गा, जा, फा, शा, सा और हा। ये जो शब्द हैं ये संघर्षी शब्द कहलाएंगे।
ठीक है, क्योंकि इनसे जब आवाज़ निकलेगी तो शी की आवाज़ सुनाई देगी। प्रश्न नंबर 31 है, अनुनासिक किसे कहते हैं? अगर बात की जाए सिर्फ अनुनासिक की, तो जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, यथा ऐसे शब्द हैं अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ। बात की जाए अनुनासिक स्वर की या अनुनासिक ध्वनि की, तो अनुनासिक व नासिका यह ध्वनि है, यह स्वर है जिसका संकेत चान बिंदु है। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित होता है यानी नाक से, तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी, तो इनके ऊपर चांद बिंदु लगा होता है। ठीक है, इन्हें भी आप अनुनासिक स्वर या ध्वनियाँ कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक की बात की जाए तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, यथा ऐसे वर्ण जैसे ला हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 हो गया। 33 है, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? तो लुंठित तथा लोड़ित की बात की जाए तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, यथा जैसे मतलब कह सकते हैं रा। ठीक है, तो ऐसे शब्द लुंठित तथा लोढ़ित कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 34 है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वरों की बात की गई है, इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे या, यथा, या और वा। ऐसे स्वर अर्ध स्वर कहलाएंगे। ठीक है, मैंने अर्ध स्वर को इसके पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, वहाँ से भी आप बहुविकल्पी प्रश्नों से भी पढ़ सकते हैं उसे। प्रश्न नंबर 35 है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन या फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण और व्यंजनों के मेल को हम वर्णमाला भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा, शा, सा, हा, ये व्यंजन जो होंगे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 4 होती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। प्रश्न नंबर 37 है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो आप सभी जानते हैं देवनागरी जो लिपि होती है इसकी कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट होती है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। ठीक है, तो ये हो गया देवनागरी लिपि की विशेषता। प्रश्न नंबर 38 है, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? तो भावों और विचारों के जो आदान प्रदान का माध्यम है वो भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो ये आपका 38 की तरह ही पूछा है। तो मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम मुंह का इस्तेमाल करेंगे, मौखिक चीज़ बोल करके व्यक्त करेंगे, बताएंगे सामने वाले को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 39 हो गया। प्रश्न नंबर 40 है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। हमें किसी चीज़ को व्यक्त करना हो तो या तो बोलेंगे या तो उसको लिखित रूप में बताएंगे, तो सामने वाला उसे पढ़ेगा और जानेगा कि हम अपने विचारों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो आप यही लिखेंगे आंसर कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही 4 भाषा के कौशल और दक्षताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उत्तर में आप 4 लिख देंगे इन चारों के नाम सहित। प्रश्न नंबर 42 है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अभी इस प्रश्न को हमने आगे देखा था। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला कहलाता है और वर्णमाला की बात की जाए तो स्वर और व्यंजन
वर्णों को हम वर्णमाला का नाम दे देते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 43 या 43 है, शा, शा, सा और हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, शा, शा, सा और हा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। ये सभी आपके BTC 2015 बैच में पूछे गए थे, इन सभी को आप पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 44 है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण की बात की गई है तो श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन और अभिव्यक्ति, ये हैं भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का है सुविज्ञ और मुक्त का है बंधन। इनके आपको विलोम शब्द पूछे हैं, इनको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, छत, त्रंग, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजनों की तो 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छत, त्रंग, ज्ञ और श्रा। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, ओ, औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ ये दोनों होते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कंठ और ओष्ठ ओ और औ का उच्चारण स्थान होते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं स्पर्श करती और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है उन्हें आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। प्रश्न नंबर 49 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? उत्तर में दिया है, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे जब आप बोलते हैं तो आवाज़ मुख से ना निकल करके नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, कंचन, जंगल, ठंडा। तो इसके लिए आप अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उच्चारण के समय जो वायु है वो मुख से ना निकल करके नाक से निकलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, लिपि किसे कहते हैं? लिपि की बात की जाए तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। यह आपका BTC 2016 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखेंगे, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन अभी मैंने बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, सा और हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 52 है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, ठीक है, या फिर आप कहें कि एक मात्रा का समय लगे, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीढ़। इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। आपका DLED 2018 और 16 में प्रश्न पूछा गया था। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा तथा उचित का विलोम अनुचित है। ये आपके विलोम शब्द हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 54 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं ऐसे शब्दों के लिए आप सूक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 55 है, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंश का अर्थ होता है कंधा, जबकि अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम के प्रयोग की बात की जाए, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए यानी बहुत कम समय रुकने के लिए ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस तरह से आप 2 अर्थों में इसको बता सकते हैं। या फिर
अलग भी उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन। सुलेखन का या सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख, ठीक है। अनुलेखन का मतलब जो जैसा छपा है या फिर लिखा है उसको देखकर नकल करना या लिखना। श्रुति लेख या श्रुति लेखन का अर्थ है सुनकर लिखना, जिसे आप इमला या डिक्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए लेखन के प्रकार। प्रश्न नंबर 57 हो गया। 58 है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो लेखन शिक्षण की बात की जाए तो भाषा की ध्वनियों को जब हम प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध करते हैं तो उसे लेखन कहा जाता है। यानी भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है उसको जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे आप लेखन शिक्षण कह सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 58 हो गया। 59 है, लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ जैसे जैकॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि है। इसके अलावा भी कई सारी विधियाँ देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 60 है, वाक्य किसे कहते हैं। तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। साथ ही अगर हम बात करें वाक्य के भेदों की, तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। जबकि हम अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ये 8 प्रकार देखने को मिलते हैं आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 61 हो गया। 62 है, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक या प्रमुख तत्व कई सारे देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है सार्थकता, यानी कुछ सार्थक अर्थ जरूर निकलना चाहिए वाक्य के अंतर्गत। योग्यता इसमें होनी चाहिए, वाक्य में भावों का बोध कराने की योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कि वाक्य स्वयं में बहुत ज़्यादा निपुण होना चाहिए। और निकटता, पदक्रम, अन्वय, ये 6 प्रकार से वाक्य के प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, वाक्य के प्रकार बताइए। तो वाक्य के कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। आप वाक्य के भेद या प्रकारों की बात करते हैं तो 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 वाक्य देखने को मिलते हैं। जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयवाचक, छठा है इच्छावाचक, 7वां है संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक। यहाँ पर 3 प्रकार दिए हैं, ये हैं आपके रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ पर प्रश्न में रचना दिया होगा। प्रश्न नंबर 64 है, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की विशेषताएं कई सारी हैं। अक्षर, शब्द, वाक्य को स्पष्ट रूप प्रदान करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता, साथ ही विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना, ये भी आपका कहीं ना कहीं लेखन शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे मात्राओं का समुचित ज्ञान हो जाता। तो इस तरह से कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 65 ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक सफल भाषा शिक्षक के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। शिक्षक जो है वो लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो, शिक्षा का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसको शिक्षण के दौरान अनेक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से आप एक सफल शिक्षक के गुण अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया है।